Battle Through the Heavens God the Flame Emperor Episode 761 Lightning Resistance बूम बूम बूम। जूजिन और उसके ग्रुप के डिस्कशन अभी खत्म ही हुई थी कि अचानक आसमान में मौजूद बहुत ही घना और काला थंडर क्लाउड भयंकर तरह से फट पड़ा। इस भयानक फ्लक्चुएशन ने फेनशांग पवेलियन के कई डिसाइपल्स को आसमान की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। कौन सा सीनियर हाई लेवल मेडिसिनल पिल रिफाइन कर रहा है? इतनी रैंक, इतना भयानक थंडर क्लाउड, मुझे लगता है कम से कम सेकंड ग्रेड एम्परर अल्केमिस्ट के लेवल का होगा। सच में बहुत ही डरावना है। कुछ डिसाइपल्स ने आसमान में मौजूद शाओयान की फिगर को एनवी के साथ देखा। अल्केमिस्ट बनना एक बहुत ही लुक्रेटिव प्रोफेशन है, लेकिन इसके हार्श कंडीशंस की वजह से बहुत से टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं। इसलिए फेनशांग पवेलियन के डिसाइपल्स सिर्फ साय ही कर सकते हैं। ऊपर से जो कोई सेकंड रैंक एम्परर अल्केमिस्ट बन सकता है, उसका टैलेंट सच में लाजवाब होता है। ये थंडर क्लाउड थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। शाओयान ने आसमान के बीच मौजूद गहरे काले अर्थ प्रोफाउंड थंडर को देखते हुए धीरे से कहा। अभी अभी उसने होली फ्लेम की पावर से अपने आप को रैप करके सीधा अर्थ प्रोफाउंड थंडर के अंदर घुसने की कोशिश की थी, लेकिन शाओयान को यह अंदाजा नहीं था कि अर्थ प्रोफाउंड थंडर के पास इंसानों से भी ज्यादा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। जैसे ही शाओयान ने मूव किया, अर्थ प्रोफाउंड थंडर ने उसे नोटिस कर लिया और तुरंत उसके खिलाफ वायलेंट रेजिस्टेंस शुरू कर दिया। इस वजह से शाओयान को मजबूरन अपनी पावर वापस खींचनी पड़ी। अगली ही पल अर्थ प्रोफाउंड थंडर एक बने काले जाइंट टाइगर में बदल गया। उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था और ऐसी पावर निकल रही थी जैसे आसमान और जमीन को ही निगल ले। मैं अभी भी नहीं मानता। शाओयान ने जब ये देखा तो उसे उस ब्लैक टाइगर से निकलती टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस का एहसास हुआ। ऐसी पावर के साथ शायद एक रियल 7 स्टार डू एम्परर भी जीत न पाता। हे, अब लोग देख रहे हैं, ये मेंग हंसी के साथ बोला। थंडर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पावर और स्ट्रेंथ दोनों डबल से भी ज्यादा हो जाती है। शाओयान के पास इतनी सारी अच्छी चीजें हैं कि ये मेंग जैसा एरोगेंट बंदा भी ये देखना चाहता है कि शाओयान की लिमिट कहां तक है। ये शाओयान लिंग श्वान कल्टीवेशन कर रही थी, लेकिन थंडर की आवाज सुनकर तुरंत उठ खड़ी हुई। ये शाओयान एक्चुअली सेकंड ग्रेड इंपीरियल पिल रिफाइन कर रहा है, और वो भी सक्सेसफुली। लिंग श्वान शॉक में बोली। लिंग श्वान जानती थी कि शाओयान उससे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन एल्केमी कल्टीवेशन डू की से कई गुना मुश्किल होती है। दोनों में शाओयान का उससे आगे निकल जाना उसे थोड़ा इरिटेट कर गया। ये शाओयान इंसान भी है? ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है, लिंग श्वान ने इरिटेशन के साथ कहा। इसमें किसी की गलती नहीं है। अचानक अर्थ हॉल के सेकंड सीनियर ब्रदर जू युआन वहां आ गए। सेकंड सीनियर ब्रदर, आप वापस आ गए? लिंग श्वान खुश होते हुए बोली। हाँ, मैं वापस आ गया। इस बार मास्टर से अलविदा कहने आया हूं। इतने सालों तक बर्निंग इंसेंस पवेलियन में रह लिया, अब दुनिया देखनी चाहिए। जू युआन मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन पीछे के रूइंस और सेक्ट कंपटीशन का क्या? लिंग श्वान ने पूछा। अगर आप न होते तो हमारा फेनशांग पवेलियन फिर से लास्ट प्लेस पर होता। शाओयान है ना, वो मुझसे भी बेहतर है। ये कहकर जू युआन चला गया। लिंग श्वान उसकी पीठ देखते हुए समझ गई कि जू युआन ने पहले शाओयान को चैलेंज करके अपनी पोजीशन उसके लिए छोड़ दी थी। शाओयान, फेल मत होना। सब लोग दिल में दुआ कर रहे थे। बस एक थंडर स्पिरिट है, क्या तुम सोचते हो ये एम्परर तुमसे नहीं निपट सकता? शाओयान स्नीयर करता हुआ बोला। उसने मंत्र चैंट किया और खाकी येलो होली फ्लेम धीरे धीरे उसके बॉडी से निकल आई। रोर। ब्लैक जायंट टाइगर ने खतरा महसूस करके जोर से गरज लगाई। टाइगर ने अपना पॉ उठाकर स्पेस पर जोर से मारा और भयानक प्रेशर शाओयान की तरफ आया। गो। शाओयान ने बर्निंग टेक्निक एक्टिवेट की और स्पेशल बैटल की के साथ सीधा टक्कर दी। बूम बूम बूम, आसमान फटने जैसा लग रहा था। फ्लेम स्प्लिटिंग वेव रूलर। शाओयान ने एंशिएंट रूलर निकाला और एक और बड़ी अटैक की। ब्लैक जायंट टाइगर गार्ड नहीं कर पाया। पुफ, काले रंग का ब्लड जैसा सब्सटेंस निकल आया। नॉट गुड। शाओयान के बॉडी में पैरालिसिस फैल गया। टाइगर हंसी और सीधा शाओयान की तरफ लपका, पर अगले ही पल शाओयान की वीक एक्सप्रेशन गायब हो गई। डाय। हुआंग क्वान एंगर। भयानक सोल पावर ब्लास्ट हुआ और टाइगर शैटर हो गया। थंडर क्लाउड धीरे धीरे डिसॉल्व हो गया और ब्लैक डेविल कडल के अंदर ग्रे लॉन्गन साइज पिल शांत हो गई। हो गया, शाओयान सेटिस्फाइड बोला। अब बस किनसिन का वेट करना है। ये कहकर शाओयान कंपाउंड की तरफ चला गया। बैटल थ्रू द हेवेंस द फ्लेम एम्परर का एपिसोड नंबर 762 रेम्यूनरेशन। शाओयान के मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करने के बाद हर जगह फिर से कल्टीवेशन अपनी अपनी रूटीन पर आ गई।
इस वक्त बर्निंग इंसेंस पवेलियन के पिछले पहाड़ों में मौजूद एक बहुत ही छुपी हुई गुफा के अंदर किंशिन की दिल चीर देने वाली आवाज़ धीरे धीरे गुफा में गूंज रही थी। लेकिन इस समय गुफा को किंशिन ने सील कर रखा था, इसलिए बाहर के लोग उसकी आवाज़ सुन नहीं सकते थे। आह आह आह, मैं नहीं चाहती, मैं अभी गिर नहीं सकती, अभी बहुत सी चीज़ें मेरी राह देख रही हैं। किंशिन की खूबसूरत आंखों में भयानक दर्द झलक रहा था और उसके गालों पर एक शॉकिंग पिंक रंग छाया हुआ था। इस वक्त किंशिन के कपड़े उसके कंधों से उतर चुके थे और उसके सुगंधित कंधों पर एक अजीब सी फूल जैसी चीज धीरे धीरे एक जानलेवा ऑरा छोड़ रही थी। पूरी गुफा एक अनजानी सी लाल रोशनी से भरी हुई थी और इस लाल रोशनी का सोर्स किंशिन के कंधों से आ रहा था। किंशिन के कंधों पर एक लाल रंग का अजीब शेप वाला फूल धीरे धीरे धड़क रहा था, जैसे वो जिंदा हो, और उस फूल के अंदर एक बेहद भयानक पामर थी जो शायद एवरेज 9 स्टार डू डी से भी ज्यादा स्ट्रांग थी। रुक जा मेरे लिए, किंशिन ने डांटते हुए कहा। उसकी आंखों में ठंडापन छाया हुआ था और माथे पर पसीने की बूंदें थीं। सुसु, लाल फूल जैसे समझदार हो, तुरंत उसकी रोशनी कम पड़ गई। जैसे ही लाल फूल की रोशनी कम हुई, गुफा फिर से शांत हो गई। इस वक्त किंशिन जमीन पर बैठ गई, सांस लेते हुए। ये सब अनेक बार हो चुका था और किंशिन खुद नहीं जानती थी कि उसके कंधों पर ये लाल फूल असल में क्या है। बस इतना जानती थी कि ये फूल उसे जबरदस्त पावर देता है, लेकिन साथ ही उसकी लाइफ फोर्स को भी खा रहा है। इसी वजह से उसने शाओयान से श्वेयानिन पिल रिफाइन करने को कहा था, ताकि इस लाल फूल का मुकाबला किया जा सके। वरना हर बार जब ये फूल फट पड़ता, किंशिन को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का गहरा खौफ महसूस होता। डैम, ये चीज़ आखिर है क्या? मेरी इतनी एक्सपीरियंस और इतने सबॉर्डिनेट्स होने के बाद भी किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। थोड़ा आराम करने के बाद किंशिन का चेहरा थोड़ा बेटर हो गया। उसने कपड़े पहने और ठंडी सांस ली। नहीं पता मैं और कितनी बार इस तरह झेल पाऊंगी। बस उम्मीद है शाओयान सक्सेसफुल हुआ हो, सीक्रेट बुक में लिखी श्वेयानिन पिल काम करे। ये कहकर किंशिन ने अपनी बॉडी को एडजस्ट किया ताकि कोई उसकी बिखरी हुई ब्रेथ नोटिस न करे। फिर उसने हाथ उठाया, वाइटैलिटी रिलीज की और गुफा का मुंह थोड़ा सा खुल गया। अब 3 दिन हो गए हैं, किंशिन कहाँ चली गई? इस वक्त किंशिन के रेजिडेंस के कोर्टयार्ड में शाओयान पहली कुर्सी पर बैठा हुआ था, थोड़ा पजल्ड। शाओयान ने 3 दिन पहले ही पिल रिफाइन कर ली थी और तब से यहीं वेट कर रहा था। शाओयान, बिजली की तरह तेज रफ्तार से किंशिन पिछले पहाड़ से लौट आई। जैसे ही उसने देखा कि शाओयान आंखें बंद करके बैठा है, वो तुरंत बोल पड़ी। किंशिन महसूस कर सकती थी कि शाओयान की ऑरा बिल्कुल स्टेबल है। इसका मतलब था कि वो काफी देर से यहीं बैठा हुआ है। आखिर आ ही गई, शाओयान ने आंखें खोलते हुए कहा। क्या तुमने सक्सीड कर लिया? किंशिन ने थोड़ा शक के साथ पूछा। श्वेयानिन पिल एक सेकेंड रैंक एम्परर ह्यूमन लेवल पिल है, जिसे रिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। कई पुराने अल्केमिस्ट्स को इसमें महीने लग जाते हैं, लेकिन शाओयान ने सिर्फ 1 महीने में बना लिया, जो किंशिन के लिए शॉकिंग था। इज्जत बच गई, शाओयान ने सीधा जवाब दिया। टेबल पर रखी श्वेयानिन पिल हवा में उठी और किंशिन की तरफ चली गई। किंशिन ने जेड के बॉक्स में रखी पिल को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। पिल मैटन, किंशिन ने शौक से कहा। धनवन सिर्फ तब बनता है जब एल्केमिस्ट बहुत हाई लेवल का हो। लगता है मैंने तुम्हें पहले अंडर एस्टिमेट कर दिया है, किंशिन ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसा है? शाओयान ने पूछा। इतना यंग होके सेकेंड रैंक एम्परर एल्केमिस्ट बनना सच में अबनॉर्मल है, किंशिन ने कहा। फिक्र मत करो, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। किंशिन ने अपनी रिंग घुमाई और हवा ठंडी हो गई। अगला ही पल उसके हाथ में एक वुडन बॉक्स आ गया। यही तुम्हारा रिवॉर्ड है। शाओयान ने बॉक्स पकड़ा। इसे मत खोलो, ये चीज सिर्फ कोल्ड एनर्जी से ही कंट्रोल की जा सकती है, किंशिन ने रोका। शाओयान ने फ्लेम और सोल पावर से चेक किया। ये गेल विंड ट्रेजर फ्रूट है, शाओयान खुश होते हुए बोला। डील सक्सेसफुल रही, किंशिन ने कहा। अगर फ्यूचर में कोई पिल चाहिए हो तो मुझे याद रखना, शाओयान मुस्कुराया और चला गया। कौन तुम्हें ढूंढेगा ब्लैक हार्टेड, किंशिन ने मरमराते हुए अपने कंधे पकड़े। इस चीज के साथ लाल फूल को दबाया जा सकता है। जब दवा बनाने का हंगामा शांत हो गया तो फैनशैंग पवेलियन फिर से शांति में लौट आया। तुरंत ही ये अफवाह पक्की हो गई कि कहीं कोई रूइंस मौजूद हैं, लेकिन उनके बारे में पूरी जानकारी आने में अभी 1 महीना बाकी था। इस 1 महीने के दौरान पूरा ख्यूसान के 3 दिन तीनों रीजन्स जैसे रंग बदलते रहे। सबसे पहले बात आती है वनवाह पवेलियन की। वनवाह पवेलियन में पवेलियन मास्टर के गायब होने के बाद सारे काम अब डेप्यूटी पवेलियन मास्टर हुआ युन संभाल रही थी। लेकिन हुआ युन ने कुछ गुप्त तरीकों से जान लिया था कि पवेलियन मास्टर किसी खतरे में नहीं थी। इस बार का जाना सिर्फ कुछ निजी मामलों को निपटाने के लिए था। सेकंड मास्टर, आपको क्या लगता है मास्टर क्या कर रही होंगी? शांत कमरे में युआरू ने अदब से हुआ युन से पूछा। युआरू,
तुम बताओ इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है? सबसे मुश्किल? शायद कल्टीवेशन। आखिर आम लोग फाइटिंग एमेरल्ड जैसे मास्टर बनना चाहते हैं, पर टैलेंट और बैकग्राउंड के बिना पता नहीं कितने सालों लग जाते हैं। युआरू थोड़ा सोचकर बोली। उसे समझ नहीं आया कि सेकंड मास्टर ने यह सवाल क्यों पूछा। मैं पहले सिर्फ पवेलियन मास्टर के पास एक छोटी सी मेट थी। पवेलियन मास्टर ने कभी भेदभाव नहीं किया और मुझे साथ रखा। मैं उनके साथ उत्तर दक्षिण घूमती रही और आज जो ताकत मेरे पास है वो सब उनकी वजह से है। पवेलियन मास्टर हमेशा गर्व से भरी और हीरोइक सपने देखने वाली थीं, लेकिन सफ़र के दौरान हमने बहुत लोग देखे और उनमें कई असाधारण लोग भी मिले। उन सब में फैन तियान, जो फैनशैंग पवेलियन का मास्टर था, सबसे ज़्यादा चमकता था। उस वक्त पवेलियन मास्टर काफ़ी घमंडी थीं, लेकिन फैन तियान ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। इसके बाद ही वो यहाँ आईं और वनवाह पवेलियन की स्थापना की। वनवाह पवेलियन बनाने का मकसद ये था कि हम बहनों को एक घर मिले। इसलिए यहाँ कोई मर्द नहीं होता, क्योंकि पवेलियन मास्टर को फैनतियान से बहुत गहरा दर्द मिला था। हुआरी उनके शब्दों में फैनतियान के लिए गुस्सा साफ झलक रहा था। युआरू थोड़ी हैरान थी। अगर सेकंड मास्टर इतनी नफरत करती हैं फैनतियान से, तो कुछ दिन पहले जब फैनतियान यहाँ आया था तब उन्होंने उसकी मदद क्यों की? फैनतियान हमेशा से आज़ाद मिजाज और बेपरवाह रहा है। पहले पवेलियन मास्टर को छेड़ा, फिर पॉइजन सेक्ट के मास्टर को। पहले पवेलियन मास्टर दिल से नरम थी, लेकिन जब पॉइजन सेक्ट मास्टर जिंदगी में आई तब पवेलियन मास्टर का स्वभाव बदल गया। हुआयुन ने आगे कहा, समझ गई। युआरू ने हल्का सा सर हिलाया। वनवाह पवेलियन आने के बाद से वो पवेलियन मास्टर के साथ कल्टीवेशन कर रही थी और महसूस कर सकती थी कि मास्टर के दिल में मर्दों के लिए गहरी नफरत थी। छोड़ो, इन बातों पर बाद में डिटेल से बात करेंगे। अब तुम्हारा काम सिर्फ अच्छे से कल्टीवेशन करना और रूइंस की खबर का इंतजार करना है। जैसे ही रूइंस की खबर आएगी, पवेलियन मास्टर भी वापस आ जाएंगी। हुआयुन ने कहा। धन्यवाद सेकंड मास्टर। युआरू ने वीठी आवाज में कहा। तुम्हारे इनहेरिटर का क्या हाल है? हुआयुन ने बात बदली। मैं अब 5 स्टार डो एम्पेरर पीक पर हूं और ट्रिबुलेशन क्रॉस करना चाहती हूं, लेकिन ये ट्रिबुलेशन बाकी कल्टिवेटर्स जैसा आसान नहीं लग रहा। युआरू ने सर हिलाया। चिंता मत करो, मुझे लगता है इस बार रूइंस तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। हुआयुन ने तसल्ली दी, क्योंकि पवेलियन मास्टर ने पहले ही कहा था कि युआरू के इनहेरिटर का मामला इस रूइंस में सुलझ जाएगा। जी। उसके बाद युआरू ने सलाम किया और अपने निवास की तरफ चली गई। श्याओयेन, पता नहीं तुम कैसे हो अब। हम अलग हो गए थे, लेकिन उसे याद आया एक लड़का जिसकी पीठ पर भारी रूलर था और जो बिना डरे दुश्मन के सामने खड़ा हो जाता था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वनवाह पवेलियन के एक फोर्बिडन एरिया में पवेलियन मास्टर हुआ शिन, फैनतियान और पॉइजन सेक्ट की मास्टर तीनों मौजूद थीं। ये वनवाह पवेलियन का फोर्बिडन एरिया है, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर कुछ कहना है तो अभी कहो। हुआ शिन ने कहा। शिन, मैं असल में। फैनतियान ने गहरी सांस ली। तुम, क्या बात है तुम्हारी? हुआ शिन ने थोड़ा व्यंग से कहा। बोलते हुए हुआ शिन ने पॉइजन सेक्ट की मास्टर की तरफ देखा। पॉइजन सेक्ट की मास्टर के चेहरे पर पर्दा था, लेकिन उसके होठों पर मजबूर सी मुस्कान थी। फैनतियान, मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। जो कहना है यहीं कह दो। उसके बाद तुम अपने फैनशैंग पवेलियन के मास्टर रहोगे और मैं अपनी वनवाह पवेलियन की मास्टर। हम दोनों का कोई लेना देना नहीं रहेगा। हुआ शिन ने ठंडे स्वर में कहा। शिनर, मुझे तुमसे सच में माफी है। फैनतियान ने पॉइजन सेक्ट की मास्टर की तरफ देखा और बोला। फैनतियान, यहां ड्रामा मत करो। हुआ शिन भड़क उठी। क्यों? सुंदरता, शक्ति और रुतबे में मैं उससे कम हूं? तो तुमने उसे चुन लिया, मुझे क्यों नहीं चुना? मैं बताती हूं, पॉइजन सेक्ट की मास्टर ने शांत आवाज में कहा। हुआ शिन, तुम समझती हो फैनतियान ने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन सच ये है कि उसने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। फैनतियान और मैं बिल्कुल निर्दोष है। बिंगशिन ने अपना पर्दा हटा लिया और सीधा हुआ शिन को देखा। नामुमकिन, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने इस आदमी के लिए 100 साल इंतजार किया। अगर मैंने खुद तुम दोनों को शादी करते हुए ना देखा होता तो मैं कभी भरोसा नहीं करती। हुआ शिन चीखी। कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सच नहीं होता। बिंगशिन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। क्या मैं इतनी आसानी से धोखा खा जाऊंगी? हुआ शिन गुस्से से बोली। हुआ शिन, शांत हो जाओ। मैं आज यहां सिर्फ सच बताने आया हूं। अगर तुम सुनना नहीं चाहती तो मैं अभी चला जाऊंगा। फैनतियान ने कहा। बोलो, आज मैं देखना चाहती हूं कि असली सच क्या है। हुआ शिन ने गहरी सांस ली और बिंगशिन को देखा। फैनतियान दोनों औरतों के बीच चुपचाप खड़ा था। इस वक्त उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी इतनी बड़ी फाइटिंग पावर होने के बावजूद कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें मैं बिल्कुल बेबस हो जाता हूं। प्यार सच में बहुत रहस्यमय होता है। फेंटियन धीरे से मुस्कुराया, काफी लाचार लग रहा था। बोलो, हुआ सिन ने अपने जज्बात संभालते हुए तुरंत कहा। याद है जब फेंटियन पहली बार तुमसे मिला था? पहले तुम ही हो जिसे उससे प्यार हुआ और शादी की बात भी तुमने ही रखी थी। सच कहूं तो मुझे भी तुमसे थोड़ी जलन होती है। अगर फेंटियन पहले मुझे मिला होता तो शायद सब कुछ अलग होता। बिंग सिन ने थोड़ी यादों भरी आवाज में कहा। सिनर ने भी बहुत कष्ट झेले हैं। ये सुनकर फेंटियन ने हल्की सी सांस ली। हुआ सिन ने यह सुनकर विश्वास न करते हुए कंधे उचा दिए। जब तुम और हुआयून फेंटियन से मिले थे, तुम दोनों के बीच कई ऐसी बातें हुई जो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन क्या तुम जानती हो क्यों फेंटियन ने वादा किया था कि 100 साल बाद तुमसे शादी करेगा, फिर भी वादा तोड़ दिया?
Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor, Episode 765, Plan। फेनशांग पवेलियन के पवेलियन मास्टर, वानहवा पवेलियन के पवेलियन मास्टर और पॉइजन सेक्ट के सेक्ट मास्टर के बीच जो 1000 साल पुरानी गलतफहमी थी, आखिरकार सुलझ गई। आगे चलकर ये तीन उन्हें कैसे ट्रीट करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, अब उनके बीच का रिश्ता कभी भी पहले जैसे डेडलॉक में नहीं रहेगा। और ये खबर कि फेनशांग पवेलियन का पवेलियन मास्टर और पॉइजन सेक्ट का सेक्ट मास्टर वानहावा पवेलियन में दिखाई दिए और फिर वानहावा पवेलियन के पवेलियन मास्टर के साथ गायब हो गए, बहुत जल्दी जुआनत्यान संत्यान के सभी बड़े सुपर सेक्ट्स तक फैल गई। जुआनलिंग रॉयल पैलेस के अंदर क्या फेनशांग पवेलियन का पवेलियन मास्टर वानहावा पवेलियन में दिखाई दिया? क्रिटिकल मोमेंट पर पॉइजन सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने उसे बचाया और फिर तीनों गायब हो गए। किंग जुआनलिंग ने ड्रैगन चेयर पर बैठकर इंटेलिजेंस लाने वाले स्पाई से सवाल किया। रिपोर्ट करता हूं महाराज, ये बिल्कुल सच है, स्पाई ने तुरंत सर झुकाकर कहा। बर्निंग द स्काई, ये बुढ़ा हरामी बिल्कुल क्रिटिकल मोमेंट पर ही बाहर आ गया, किंग जुआनलिंग ने गुस्से से कहा। किंग जुआनलिंग अच्छी तरह से जानता था कि फैन तियान जो पूरे फेनशांग पवेलियन का सबसे ताकतवर इंसान है, डेफिनेटली फाइटिंग इनसेन लेवल पर है और शायद उसकी ताकत जुआनलिंग रॉयल फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट के बराबर है। इस बात के बारे में और कौन जानता है? किंग जुआनलिंग ने जहरीली नजरों से स्पाई को देखकर पूछा। रिपोर्ट करता हूं महाराज, जुआनलिंग रॉयल फैमिली के अलावा लगता है जुआनत्यान के तीनों सुपर सेक्ट्स को ये बात पता चल चुकी है। स्पाई ने बिना छुपाए सच बता दिया। जा सकता है, किंग जुआनलिंग ने हाथ हिलाकर कहा। स्पाई के जाते ही किंग जुआनलिंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अभी रूइंस पैदा होने वाले हैं और फेनशांग पवेलियन के पवेलियन मास्टर ने फिर से इतना बड़ा हंगामा कर दिया। लगता है मेन्यूसा क्लैन भी अपने अंदर के मसले ठीक कर रहा होगा और वक्त आने पर मेरी जुआनलिंग रॉयल फैमिली पर जरूर हमला करेगा। लगता है यांची वाला काम और तेज करना पड़ेगा। अगर मैं उस बंदे की ताकत हासिल कर लूं जो मेड्यूसा के पेट्रिफाइड प्यूपल से स्टोन बन गया था और साथ ही उन दोनों की पावर मिल जाए तो रॉयल फैमिली का वो बुढ़ा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर किंग जुआनलिंग ने अजीब सी हंसी हंसी। इसी वक्त जुआनलिंग रॉयल फैमिली से काफी दूर अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर पर। यकीन नहीं होता, फैन तियान जैसे इमॉर्टल बुढ़े ने सच में सिक्लूजन से बाहर निकल लिया। एक धीमी आवाज गूंजी। ये बुढ़ा आज 7th फ्लोर का गार्डियन था और जुआनलिंग रॉयल फैमिली का भी गार्डियन। उसकी फाइटिंग पावर काफी खतरनाक थी। इस बार सिर्फ फेनशांग पवेलियन ही नहीं बल्कि वानहावा पवेलियन और पॉइजन सेक्ट के सेक्ट मास्टर्स भी इन्वॉल्व हो गए। इन तीनों के रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं थे। चाहे इनका रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन ये तीनों ही छेड़ने लायक नहीं है। बुढ़े के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। बिना ज्यादा सोचे समझे भी पता था कि चाहे वानहावा पवेलियन का पवेलियन मास्टर हो, फेनशांग पवेलियन का पवेलियन मास्टर हो या फिर पॉइजनस बॉडी वाला पॉइजन सेक्ट का सेक्ट मास्टर, ये तीनों ही आम लोगों के लेवल के नहीं हैं। मुझे नहीं पता उस फोर्स ने हमें रीइंफोर्समेंट्स भेजे हैं या नहीं, लेकिन मुझे हमेशा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, बुढ़ा धीरे से बोला। फिर उसने अंधेरे में कैद एक फिगर की तरफ देखा और चैन की सांस ली। बर्निंग द स्काई, तुम आखिरकार सिक्लूजन से बाहर आ गए। इस बार वानहावा पवेलियन जाकर शायद वो पुराना मसला सुलझाने गए हो। इतने सालों के बाद तुमने जरूर कोई तरीका सोच लिया होगा, कैद फिगर ने धीरे से कहा और फिर चुप हो गया। वापस जाओ, किंग जुआनलिंग को बता दो जो वो चाहता है मैं मंजूर करता हूं। उसे कहना अच्छी तरह तैयारी करे। जी, ये सुनकर वेंजी बहुत खुश हो गया। वेंजी इस बुढ़े के इतने करीब इसलिए आया था क्योंकि ये किंग जुआनलिंग के प्लान का हिस्सा था। किंग जुआनलिंग सालों से कोशिश कर रहा था कि वो 7th फ्लोर के अंडरग्राउंड पैलेस में जा सके और इस कैद चीज को एब्जॉर्ब कर पाए। अगर वो सफल हो गया तो उसकी अचीवमेंट्स का कोई लिमिट नहीं होगा। वेंजी के जाने के बाद बुढ़ा धीरे से मुस्कुराया। शेर का बेटा कभी कुत्ता नहीं होता। जुआन, मैं तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं कर रहा हूं। अगर तुम में काबिलियत नहीं हुई तो इस चीज को पाना सिर्फ बर्बादी लाएगा। पर पता नहीं इस बार फैन तियान के बाहर आने से क्या होगा। उसका फेनशांग पवेलियन के लोगों से गहरा रिश्ता है। हालांकि हमने सालों से उनकी इन्वेस्टिगेशन को काफी हद तक रोका है, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा हो चुका है कि हम यहां मौजूद हैं। इस बार के रूइंस मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। तभी उस स्पेस में एक बुरी और ईविल आवाज गूंज उठी। बुढ़े, बहुत दिनों बाद मिले, तुम अभी भी सिर्फ 1 स्टार फाइटिंग इंसेन हो। एक घमंडी आवाज आई और उसके साथ काफी सारी काली और ईविल एरा फैल गई। तुम भी कोई ज्यादा बेहतर नहीं हो, बुढ़े ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन अंदर से बिल्कुल शांत था। ये आदमी सोल क्लैन का एक स्ट्रॉन्ग सोल था।
जुआनलिंग रॉयल फैमिली के सोल क्लैन से कुछ सीक्रेट कनेक्शंस थे। इसी वजह से इतने क्रिटिकल मोमेंट पर सोल क्लैन ने एक फाइटिंग इंसेन पावर हाउस भेजा था। अब 7th फ्लोर पर 2 फाइटिंग इंसेन्स मौजूद थे। ऐसे में पूरा फैनशैंग पवेलियन भी यहां घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। 2 फाइटिंग इंसेन्स के आने के बाद कैट फिगर के अंदर से एक बहुत कमजोर सी लाल फ्लेम निकली। 2 फाइटिंग इंसेन्स। फैंतियान, इस जाल में मत फंसना। उसकी आवाज में डर था। उसे फाइटिंग इंसेन की ताकत का अंदाजा था और फैंतियान के जज्बात भी पता थे। अगर फैंतियान उसे बचाने आया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये एक साजिश है। फैंतियान, धोखा मत खाना। चाहे वो फिगर जितना भी चीख रहा था, आवाज बाहर नहीं पहुंच रही। जुआनलिंग सिटी के अंदर काम कैसा चल रहा है? एक पिंक और सिडक्टिव रूम में ब्लड रोज ने पूछा। रिपोर्ट करता हूं माय लॉर्ड, सब हो गया है। जैसे ही रूइंस की खबर फैलती है तुरंत एक्शन शुरू हो जाएगा। भूरे कपड़ों में लिपटा आदमी अदब से बोला। अच्छा काम। डार्क क्रो घीस टेम्परर पर भी नजर रखो, वो आदमी मुझे हमेशा परेशान करता है, ब्लड रोज ने कहा। जी, कहकर वो आदमी गायब हो गया। डार्क क्रो ने पहले शाओयान को घेरने के लिए लोग भेजे थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि घोस्ट एम्परर का दिल अब शाओयान पर नहीं रहा। पत्नी भी खो दी और सेना भी। पर डार्क क्रो और टूम डिगर घोस्ट एम्परर आखिर क्या प्लान बना रहे हैं? ब्लड रोज ने सोचा। सोचकर भी जवाब ना मिला तो ब्लड रोज ने कपड़े ठीक किए और ऑक्शन के ऑर्डर्स चेक करने चली गई। सोलोमन के अंदर सेक्ट मास्टर, इस बार रूइंस की खबर अभी तक क्यों नहीं आई? एक डिसाइपल ने पूछा। इस बार के रूइंस पहले जैसे नहीं हैं। इस बार के रूइंस के अंदर की चीजें बहुत सेंसिटिव हैं। वान हावा पवेलियन और जुआनलिंग रॉयल फैमिली दोनों ही इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। उस वक्त हम मछली पकड़ सकते हैं गंदे पानी में। और दूर के इलाके में एक बिल्कुल सुनसान जगह पर एक अजीब सी फ्लक्चुएशन महसूस हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसा रूमर्स में बताया जाता था कि रूइंस के पास होती है। बैटल थ्रू द हेवेंस की दुनिया में दहली एलिमेंट, किसी विशाल खाली जगह पर जैसे कोई चीज़ नीचे उतर रही हो। चारों तरफ देखा जाए तो ये जगह काफ़ी बंजर है, ना घास है और ना ही ज़्यादा लोग। ही कई सालों बाद मिले हो, पर लगता है तुम और ज़्यादा बूढ़े और ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। कुछ देर बाद स्पेस हल्का सा कांपा और आसमान के एक अनजाने से कोने में धीरे से एक बूढ़ा प्रकट हुआ। बूढ़ा सफ़ेद बालों वाला था। चाहे काफ़ी उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसकी भौहों के बीच से निकलने वाली पावरफुल ऑरा बिल्कुल भी छुपी नहीं थी। अरे, क्या ये पिल किंग चेंसिन नहीं है? पिल वैली के 3 मशहूर जायंट्स में से एक। बुद्धे ने थोड़ा पीछे देखकर कहा। इस वक्त एक मिडिल एज्ड आदमी उसके पीछे खड़ा था और उसे देख रहा था। ही सीनियर मजाक करना पसंद करते हैं। मिडिल एज्ड आदमी शांत अंदाज में बोला, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। ये बुद्धा एंशिएंट डेजलेट हॉल का करंट हॉल मास्टर हुआंग ली है। डेजलेट पावर को कम मत समझना। चाहे एंशिएंट डेजलेट हॉल स्वंतेन संतेन के टॉप 3 सेक्ट्स में ना हो, लेकिन बॉडी के टायरनी के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं। ऊपर से हुआंग ली की बॉडी बेहद मजबूत है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुआंग ली की करंट स्ट्रेंथ रियल हाफ इमॉर्टल लेवल पर है। अपने सेक्ट के यूनिक स्किल्स के साथ सिर्फ बॉडी की ताकत के भरोसे पर भी वो रियल फाइटिंग इमॉर्टल के सामने टिक सकता है। फाइटिंग इमॉर्टल्स के बीच का गैप बहुत बड़ा होता है, फिर भी हुआंग ली का हाफ इमॉर्टल होते हुए रियल फाइटिंग इमॉर्टल का सामना कर पाना उसकी खौफनाक ताकत को दिखाता है। ये आदमी पिल वैली से है। पिल वैली ने लगभग पूरे स्वंतेन के एल्केमिस्ट्स को मोनोपोलाइज कर रखा है। बेझिझक कहा जा सकता है कि 90% से ज़्यादा एल्केमिस्ट्स पिल वैली के पास हैं। कोई भी बड़ा सेक्ट अपनी विरासत बनाए रखने के लिए नए टैलेंट को लगातार रिक्रूट करता है। पिल वैली जो स्काई हाई प्राइस ऑफर करता है वो काफ़ी टेम्पटिंग होता है, इसलिए ज़्यादा लोग मना नहीं करते। बचे हुए 10% एल्केमिस्ट्स बहुत कम हैं। इन्होंने अलग अलग रीजंस से पिल वैली ज्वाइन नहीं किया। इसी वजह से बड़े सुपर सेक्ट्स एल्केमिस्ट्स को मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं। सेक्ट चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, बिना मेडिसिनल अर्ब्स के काम नहीं चलता और अर्ब्स के साथ एल्केमिस्ट का होना ज़रूरी है। ये आदमी हैंडसम है, महंगी एल्केमिस्ट रोब्स पहने हुए हैं और उसकी आंखों में इतना घमंड है कि वो हाफ इमॉर्टल हुआंग ली से भी नहीं डरता। इस आदमी का नाम चेंसिन है। वो आज के पिल वैली के 3 जायंट्स में से एक है और 3rd रैंक पर है। उसकी स्ट्रेंथ 9 स्टार डोडी है। चेंसिन हुआंग ली से इसलिए नहीं डरता क्योंकि वो एक एल्केमिस्ट है। पिल वैली के पिल किंग के रूप में उसकी पहचान ही काफ़ी है। चाहे स्ट्रेंथ में वो हुआंग ली से कम हो, लेकिन हेल्पर्स के मामले में कम नहीं। अगर दोनों सच में लड़ पड़ें तो कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। यहीं रुइंस का एंट्रेंस होना चाहिए। हुआंग ली ने चेंसिन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आसपास देखकर बोला, सच, सिर्फ एंट्रेंस को छुपाने वाली ये एनर्जी ही बता रही है कि इसे सील करने वाला फाइटिंग इमॉर्टल पावरफुल होगा। ऊपर से सील की ताकत अलग से होगी। चेंसिन ने हल्का सा सर हिलाकर कहा,
ये जगह ही रुइंस का एंट्रेंस है, बस बहुत बड़ी ताकत ने इसे छुपा रखा है, इसलिए अब जाकर इन लोगों को इसका अंदाजा हुआ है। बाकी सेक्ट्स के लोग भी आ चुके हैं। हुआंगली कुछ कहने ही वाला था कि चेन सिन ने कह दिया और माहौल शांत हो गया। एंशिएंट डेजोलेट हॉल और पिल वैली के लोग काफ़ी तेज़ हैं, बस ये नहीं पता कि इतने सालों बाद इतनी जल्दी रुइंस के अंदर घुस पाएंगे या नहीं। आसमान से एक ठंडी हंसी आई। ये ह्वांगलिंग किंग था। जैसे जैसे रुइंस के सील्स कमज़ोर हो रहे थे, वैसे वैसे सभी बड़ी ताकतें उनकी लोकेशन महसूस कर रही थी। इस बार वो सिर्फ जानकारी लेने और रुइंस को समझने आए थे। बूढ़े ह्वांगलिंग, ज़्यादा घमंड मत करो। हुआंगली और किंग ह्वांगलिंग पुराने दुश्मन थे। ही, शांत रहो तुम दोनों, कुछ और लोग भी आ रहे हैं। चेनसिन ने तुरंत बात रोकी। चेनसिन की बात खत्म होते ही कुछ और लोग धीरे धीरे आने लगे। किंग ह्वांगलिंग, पिछली बार जब मैं मड्यूसा क्लैन गया था, क्या तुम लगभग मर ही नहीं गए थे? एक घमंडी आवाज़ आसमान से आई। ह्वांगलिंग बिना सोचे समझे पहचान गया कि कौन है। आज के वक्त में उससे इस तरह बात करने की हिम्मत सिर्फ फेनशैंग पगोडिया के लोग ही कर सकते हैं, और फेनशैंग पगोडिया में सबसे पुराना फायर जूजिन। किंग ह्वांगलिंग ने दांत पीसकर कहा। ओह। जूजिन हवा में तैरता हुआ हंसा। तुम लोग। इसी बीच एक आदमी जिसके पीठ पर एक भारी तलवार थी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके आते ही माहौल बिल्कुल शांत हो गया। 1-1 मेन के लोग भी आ गए। जूजिन ने धीरे से कहा, 1-1 मेन एक्टियान के 3 सुपर सेक्ट्स का सबसे बड़ा सेक्ट है। आमतौर पर इन मामलों में इंटरफेयर नहीं करता, चाहे रुइंस जैसा बड़ा इवेंट ही क्यों ना हो। हे ओल्ड मैन जू, किंग ह्वांगलिंग, चेनसिन, हुआंगली, कई सालों बाद मिले हो, सब ठीक ठाक हो? तलवार वाले आदमी ने हंसी के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज में तेज स्वॉर्ड इन छुपी हुई थी। इस बंदे की स्वॉर्ड इंटेंट एक लेवल ऊपर पहुंच गई है। अगर ऐसा है तो मैं इसका सामना शायद न कर पाऊं। जूजिन दिल ही दिल में हैरान था। ये आदमी 1-1 मेन का करंट डेप्यूटी हेड GQ जियान है। सिर्फ नाम सुनकर ही पता चल जाता है कि ये एक फाइटिंग इमॉर्टल है। ऊपर से स्वॉर्ड के मामले में इसका कॉम्प्रिहेंशन और भी ज्यादा खतरनाक है। चाहे जूजिन को एक्टियान का नंबर 1 बैटल फॉर्मेशन मास्टर कहा जाता हो, लेकिन फिर भी उससे इस आदमी से थोड़ी सी भी घबराहट महसूस हुई। बस हम ही लोग आए हैं? चेनसिन ने आसपास देखता हुआ पूछा। हे, कोई बात नहीं, जो पीछे बैठे मौका देख रहे हैं उन्हें वेट करने दो, हुआंगली ने बिना इमोशन के कहा। फिर शुरू करते हैं। मिलकर हिडन एंट्रेंस की एनर्जी को फाड़ते हैं, एंट्रेंस ढूंढते हैं और देखते हैं कि रुइंस के अंदर क्या है। फिर अपनी अपनी सेक्ट्स को जाकर खबर दे देंगे। GQ जियान ने धीरे से कहा और सामने के वॉइड की तरफ देखा। इस वक्त पांचों के सामने एक खाली स्पेस था, जहां से एक अजीब सी इनविजिबल पावर निकल रही थी। ये पावर सबको एक बहुत ही पुरानी ऑरा का एहसास करा रही थी। इस अपीयरेंस के साथ ये जगह रुइंस के एंट्रेंस के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड ऑफ द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 767 रिमेन्स। शुरू करो। पांचों स्ट्रांग लोग एक दूसरे को देखकर तुरंत समझ गए कि मामला कितना सीरियस है, इसलिए अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर मिलकर काम करने लगे। जिस जगह पांचों खड़े थे वो एक बिल्कुल सीधी और खाली जमीन थी। नंगी आंखों से देखो तो कोई खास फर्क नजर नहीं आता। जैसे ही उनके शब्द गिरे, पांचों के जिस्म से जिंदगी और मौत की चमकदार एनर्जी फूट पड़ी। यहाँ मौजूद पांचों पावर हाउसेस में सबसे कमजोर भी 9 स्टार डू एम्परर लेवल का था, इसलिए लाइफ और डेथ पावर का इस्तेमाल सबको अच्छी तरह आता था। अजीब, ये एंट्रेंस इतना रहस्यमय क्यों है? रुइंस का मालिक आखिर करना क्या चाहता है? जूजिन ने हल्की सी हफ की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब रुइंस को जन्म देना ही था तो एंट्रेंस को इतना ज्यादा क्यों छुपाया गया और खबर इतनी सख्ती से क्यों रोकी गई। ये बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ था। कुछ भी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद पांचों ने एक साथ कहा और सबके चेहरे पर हैरानी थी। चेनशिन, तुम एल्केमिस्ट हो, अपनी सोल पावर से ट्राई करो। मेरी परसेप्शन गलत नहीं है, रुइंस यही हैं, पर मिल क्यों नहीं रहा? जू कैनशेन ने चेनशिन से कहा। चेनशिन ने धीरे से कहा और बिना हिचकिचाए अपनी जबरदस्त सोल पावर छोड़ दी, जो सीधी जमीन पर फैल गई। ना झांकते तो पता नहीं चलता, पर झांकते ही झटका लग गया। जैसे ही चेनशिन की सोल पावर निकली, इस जगह का टेम्परेचर अचानक बढ़ गया। अगले ही पल अनेक ग्रे फ्लेम्स चारों तरफ फूट पड़े और चेनशिन की तरफ पागलों की तरह लपक गए। उनकी ताकत बहुत ही खतरनाक थी। बुरा हो गया, चेनशिन ने तुरंत महसूस किया। लेकिन चेनशिन और बाकी लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही ज्यू कैनशेन के पीठ पर लटकी हुई सीधी सी दिखती स्टोन स्वॉर्ड अचानक बाहर आई और एक ही बार में ग्रे फ्लेम्स को काट दिया। धन्यवाद ज्यू कैनशेन। चेनशिन ने अपनी सोल पावर वापस ली और कहा। जो ग्रे फ्लेम्स निकली थीं वो चेनशिन की सोल पावर से ही रिएक्ट हुई थी। बाकी लोग ये देखकर थोड़े हैरान हो गए। कोई बात नहीं, ज्यू कैनशेन ने कहा, और हवा में अधिक कटी हुई ग्रे फ्लेम को घूरने लगा। एंट्रेंस?
शुरू में बाकी लोग समझ नहीं पाए कि जू कैन शेन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जैसे ही ग्रे फ्लेम धीरे धीरे गायब हुई, इस जगह की एनर्जी जोर से कांपने लगी। निकल रहा है, जू जिन चिल्लाया और चारों तरफ सावधानी से देखने लगा। हा, इस रेलिक का मालिक सच में बड़ा खिलाड़ी है। उसने फ्लेम की ताकत से एंट्रेंस को छुपा रखा था, तभी मिलना इतना मुश्किल था। ये फ्लेम चाहे होली फ्लेम ना हो, लेकिन फाइटिंग इंसान के द्वारा टेम्पर की गई फ्लेम की ताकत कोई मजाक नहीं है, जू कैन शेन में कहा। तो ये है एंट्रेंस, पिंग स्वानलिंग ने बेपरवाह अंदाज में कहा। कुछ देर बाद सीधी जमीन पर एक खाली सा वोर्टेक्स बन गया। ना कोई स्टोन गेट, लेकिन उससे निकलती हुई पुरानी ऑरा ये बता रही थी कि यही रूइंस का एंट्रेंस है। क्या यही रूइंस का एंट्रेंस है? हवांग ली ने वोर्टेक्स को घूरते हुए कहा। सिर्फ महसूस करके ही उसे पता चल रहा था कि रूइंस के अंदर खतरा भरा पड़ा है। तुम लोग क्या सोचते हो? जू कैन शेन ने कहीं से वाइन जग निकाला, 2 घूंट लिए और पूछा। एंट्रेंस मिल चुका था, पर अंदर क्या है किसी को नहीं पता, इसलिए उसने सबकी राय मांगी। मैं सहमत हूं, जू जिन ने सबसे पहले कहा। मैं भी। थोड़ी देर बाद हवांग ली ने कहा। मैं भी सहमत। चेनशिन और किंग स्वानलिंग ने भी कहा। अगर ऐसा है तो चलो। जू कैन शेन ने जग रख दिया, अपनी सिल्वर स्टोन स्वॉर्ड हाथ में पकड़ी और कहा, चलो। पांचों एक साथ रोशनी की लकीर बनकर वोटेक्स की तरफ घुस गए। बूम बूम बूम। जैसे ही वो वोटेक्स के अंदर गए, भयानक ग्रे फ्लेम्स फूट पड़े, लेकिन जू कैन शेन आगे था और उसने सब फ्लेम्स को काट दिया। क्या ये असली एंट्रेंस है? बाहर वाला सिर्फ दिखावा था। थोड़ी देर बाद पांचों एक खाली सी जगह पर पहुंचे। यहां सिर्फ एक बहुत पुराना आयरन गेट था। गेट के ऊपर एक बड़ा सा गॉसिप यानी बागवा बना हुआ था। गॉसिप, जू कैन शेन ने धीरे से कहा। इसे क्रैक करने का तरीका मुझे आता है। तुम चारों अंदर जाने की तैयारी करो, मैं यहीं गार्ड करूंगा। अचानक चेनशिन ने कहा। तुम्हें तरीका आता है? हवांग ली हैरान हो गया। मैंने पहले पिल्स रिफाइन करते वक्त किसी से ये तरीका सुना था। चेनशिन मुस्कुराया। फिर वो जमीन पर क्रॉस लेग्ड बैठ गया और लाइफ डेथ पावर छोड़ते हुए मंत्र जैसा कुछ बोलने लगा। यही एक रास्ता है, जू जिन ने कहा। गॉसिप इन यांग, मुझे मानो, खुल जाओ। चेनशिन की लाइफ डेथ पावर आयरन गेट पर फूट पड़ी और गेट धीरे से क्रैक हो गया। चलो। चारों खुश हो गए और अंदर घुस गए। मुझे उम्मीद है तुम लोग खुश नसीब रहोगे। चेनशिन ने आंखें बंद कर ली और क्रैक को संभालने लगा। चारों जैसे ही रूइंस के अंदर गए, उन्हें आसमान से रिपल्शन महसूस हुई, जैसे रूइंस उनकी ताकत को रिजेक्ट कर रहा हो। लेकिन वो चारों कमज़ोर नहीं थे। अपनी अपनी स्किल्स दिखाकर अलग अलग दिशाओं में फैल गए ताकि जानकारी जमा कर सकें। बिना पता चले 20 दिन बीत गए और अब रूइंस की खबर आने में सिर्फ 10 दिन बाकी थे। इन दिनों के दौरान शाओयान कहीं नहीं गया। वो लगातार फेंशांग पवेलियन में ही रहा और एल्केमिस्ट रिफाइनिंग टेक्निक्स को मास्टर करता रहा। कभी कभी मूविंग स्काई रूलर की प्रैक्टिस भी करता। बेझिझक कहा जा सकता है कि शाओयान की करंट स्ट्रेंथ 6 स्टार डो एम्परर लेवल पर पूरी तरह स्टेबल हो चुकी थी। हाँ, अगर हाफ स्टेप 7 स्टार डो एम्परर से कंपेयर करें तो भी शाओयान बिल्कुल नहीं डरता। और शाओयान को महसूस हो रहा था कि अगर अपने ट्रम्प कार्ड्स यूज ना भी करे तो भी 7 स्टार डो एम्परर के मिड स्टेज एक्सपर्ट से फाइट कर सकता है। मुझे नहीं पता रूइंस का क्या हुआ होगा, शाओयान अपने रूम में बैठकर धीरे से बोला। इस वक्त शाओयान थोड़ा हेल्पलेस भी था। उसका चाचा गोल्डन ड्रैगन किंग काफ़ी टाइम से सेक्लूजन में था और अभी तक जागने का कोई साइन नहीं था। हाँ, लॉन्ग ई के जागने के साइंस मिल रहे थे और जैसे ही वो जागेगा उसकी पावर फिर से बढ़ने वाली थी। जब शाओयान सोच में डूबा हुआ था, तब एक जाना पहचाना फिगर अचानक फेंशांग पवेलियन के बर्निंग हेवन डोमेन में प्रकट हुआ। यह और कोई नहीं बल्कि शाओयान का बैटल फॉर्मेशन मास्टर जू जिन था। इस वक्त जू जिन का हाल काफ़ी बुरा था। लगता था जैसे वो किसी भयंकर जगह से लौटकर आया हो। उसके कपड़े फटे हुए थे, सांस भी थोड़ी बिगड़ी हुई थी। शाओयान अपनी परसेप्शन से महसूस कर सकता था कि जू जिन किसी बहुत ही पावरफुल फोर्स के दबाव में आया था। जू जिन ऑलरेडी हाफ इमॉर्टल है और इतनी हालत सिर्फ कोई रियल दो सियान ही कर सकता था। ये ठीक नहीं, मुझे देखना होगा, कहते हुए शाओयान तुरंत जू जिन की तरफ बढ़ गया। असल में जू जिन खुद को छुपा रहा था। शाओयान और ये मेंग जैसे पावरफुल सोल्स के अलावा कोई और उसकी प्रेजेंस महसूस नहीं कर सकता था। बदकिस्मती, मुझे उम्मीद नहीं थी कि रूइंस का मास्टर एक्चुअली एक रियल फाइटिंग इमॉर्टल निकलेगा और उसके बनाए गए रिस्ट्रिक्शंस ऐसे हैं कि 8 स्टार डो एम्परर और नीचे वाले लोग शायद अंदर जा ही ना पाएं। हम लोग ज्यूजियान सेन के कहने पर अंदर गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर सबके पास अपने ट्रम्प कार्ड्स ना होते तो शायद इस बार वहीं मर जाते। जू जिन थका हुआ अपने रेसिडेंस की तरफ जा रहा था। रूइंस की जानकारी तो मिल गई, लेकिन कीमत काफ़ी भारी पड़ी। ओल्ड जू,
जूजिन जैसे ही अपने रूम के अंदर घुसने ही वाला था और सील लगाने ही वाला था, शाओयान की आवाज़ सुनाई दी। अरे, तुम हो बदमाश लड़के? जूजिन हंसकर बोला। ओल्ड जू, आप? शाओयान ने दरवाज़ा खोला और पूछा। बैठ जाओ, बात करते हैं। वैसे भी मैं तुम्हें ही ढूंढने वाला था। जूजिन शांत अंदाज में बोला। जैसे कि तुम देख रहे हो, ये सारे जख्म रूइंस की वजह से हैं। रूइंस? एल्डर जू, क्या आप रूइंस के अंदर गए थे? हाँ, इस बार के रूइंस काफ़ी अजीब हैं। मैं, पिल किंग चेंसिन, किंग स्वेनलिंग, आधारोड हॉल्ट का हुआंगली और वैंजेन मैन का जूझान सेन सब मिलकर अंदर गए थे ताकि जानकारी ले सकें, पर लगभग वहीं मर ही गए। जूजिन ने कड़वी हंसी के साथ कहा। यह सुनकर शाओयान और भी हैरान हो गया। जूजिन जैसे हाफ के मॉर्टल को अगर रूइंस ने इतना बुरा हाल कर दिया तो 6 स्टार डो एम्परर के लिए तो ये सीधी मौत हुई। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, फिक्र मत करो। रूइंस खतरनाक जरूर हैं, लेकिन 8 स्टार डो एम्परर से ऊपर वाले लोग ही अंदर नहीं जा सकते। हम बुढ़े लोग बिना सोचे घुस गए, इसलिए प्रॉब्लम हुई, जूजिन ने समझाया। शाओयान ने राहत की सांस ली और सर हिला दिया। जूलाओ, इस बार की रूइंस के बारे में कहते हुए शाओयान ने कुछ हीलिंग पिल्स निकाले और जूजिन को दे दिए। हालांकि बहुत खतरे थे, लेकिन रूइंस के राज हम लोगों को पता चल गए हैं, इसीलिए मैं वापस आया हूं और तुम्हें ढूंढ रहा था। सुनो, इस बार रूइंस की मालकिन का नाम फेरी यूयू है। वो एक औरत है जिसका लेवल 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल है। 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल का मतलब समझने की ज़रूरत नहीं, बस इतना जान लो कि पूरे ख्वांतियन सांतियन में ज़्यादातर फाइटिंग इमॉर्टल्स 1 स्टार होते हैं। 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल होना बहुत ही रेयर बात है। एक 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल एक साथ कई 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल से लड़ सकता है। इस रूइंस के अंदर फेरी यूयू की इनहेरिटेंस है, और जब सेक्ट सिलेक्शन होगा तुम्हारे साथ वाली लड़की ही इनहेरिटर होगी। इस बार वानहवा पवेलियन अपनी पूरी ताकत लगा देगा, और ख्वानलिंग रॉयल फैमिली भी वानहवा पवेलियन से डरते हुए छुपकर रुकावट डालेगी। तुम्हारा मिशन उस लड़की को मून फेरी की असली इनहेरिटेंस दिलाने में है। ये काम आसान नहीं है, पर मुझे तुम पर भरोसा है। जूजिन मुस्कुराया। मुझे याद है फेनशांग पवेलियन और वानहवा पवेलियन के बीच रिलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, शाओयान ने शंका से पूछा। वो सब पुरानी बात है। आगे चल के वानहवा पवेलियन और पॉइजन सेक्ट के साथ हमारे रिलेशंस तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा अच्छे होंगे, जूजिन ने रहस्यमय अंदाज में कहा। वैसे इस बार के रूइंस में काफ़ी इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स और हर तरह के एलेक्सिर भी हैं। पता नहीं इस बार रूइंस में लाइफ एंड डेथ फायर होगा या नहीं, शाओयान ने अचानक कहा। लाइफ एंड डेथ फायर? तुम्हें वो क्यों चाहिए? जूजिन थोड़ा हैरान हुआ। पिल्स रिफाइन करने के लिए, और क्या, शाओयान ने आँख घुमाते हुए कहा। लाइफ एंड डेथ के मामले में जब मैं अंदर गया था, मुझे उसकी एक हल्की सी फीलिंग आई थी, होना चाहिए। सच? शाओयान खुशी से भर गया। अगर वो लाइफ एंड डेथ फायर मिल जाए और शाओ ई के एवोल्यूशन में मदद करे तो पोजेशन के वक्त शाओयान की स्ट्रेंथ 9 स्टार डो डी तक पहुंच सकती है। चाहे ये हमेशा यूज़ ना हो, लेकिन एक ज़बरदस्त ट्रम्प कार्ड ज़रूर बन जाएगा। मेरी स्पिरिचुअल परसेप्शन पर शक मत करो, जूजिन मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, शाओयान खुश हो गया। ज़्यादा खुश मत हो लड़के, इस बार रूइंस में लगभग सभी सेक्ट्स के टॉप यंग डिसाइपल्स जाएंगे। ज़्यादातर लोग ऑलरेडी 7 स्टार डो एम्परर पर पहुंच चुके हैं, और हमारे फेनशांग पवेलियन का सबसे स्ट्रॉन्ग यंग डिसाइपल तुम हो। जूयुआन कहाँ है? शाओयान ने पूछा। वो थोड़ी देर पहले ट्रेनिंग के लिए गया है, जूजिन ने कहा। कोई बात नहीं, चाहे ड्रैगन पूल हो या टाइगर्स डेन, मुझे जाना ही होगा। शाओयान की आंखों में जुनून चमक उठा। हा हा हा, तभी तो तुम पीपल्स हॉल के फेनशांग पवेलियन के डिसाइपल कहलाने लायक हो। जूजिन जोर से हंसा। सो जब बात रूइंस की हो रही है तो मुझे भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, शाओयान ने अचानक ओल्ड जू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अगर ऐसा है तो शिष्य ओल्ड जू के रिकवरी में और डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। शाओयान ने धीरे से मेडिसिनल पिल टेबल पर रखी और जाने का इशारा किया। आपको भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हमने इस बार रूइंस में रैश ने घुसकर सील तोड़ दिया है। लगभग 1 महीने बाद रूइंस का एंट्रेंस पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा, और उसी दिन रूइंस ऑफिशियली ओपन होंगे, एल्डर जू ने कहा। अभी भी 1 महीना बाकी है। शाओयान ने यह सुनते ही कुछ और बातों के बारे में सोचा। कोई जल्दी नहीं, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं। रूइंस सिर्फ एक बात है, असल में एक और बात भी है, एल्डर जू ने धीरे से कहा। एक और बात? शाओयान ने सुनकर तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। मुझे यकीन है तुमने पहले ही थोड़ा महसूस किया होगा। हमारा बर्निंग इंसेंस पवेलियन के लगभग सारे डिसाइपल्स फायर एट्रीब्यूट के हैं। चाहे टोंगटियन हे हो या डाउजी पवेलियन, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी ऑराज हैं जो तुम्हें फेमिलियर लगती होंगी। जो मैं कह रहा हूँ सही है ना? एल्डर जू मुस्कुराते हुए बोले। क्या वो सेंगयान है?
शाओयान ने सीधा पॉइंट पर आते हुए थोड़ा भौहें सिकोड़कर पूछा। सच ये था कि जब से शाओयान फैनशैंग पवेलियन में आया था, उसने महसूस किया था कि कुछ फॉरबिडन एरियाज में होली फ्लेम की ऑरा मौजूद है, बस बहुत कमज़ोर सी। बिल्कुल सही, वही होली फ्लेम है। जू लाओ ने इस बात को डिनाई नहीं किया। तो ये बात सेंगयान से जुड़ी है? शाओयान ने पूछा। हमारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन की शुरुआत में एक औरत और 2 मर्द थे। वो औरत आज की पॉइजन सेक्ट की सेक्ट मास्टर है। 2 मर्दों में से एक है आज का फैनशैंग पवेलियन मास्टर और दूसरा एल्डर जू थोड़ा रुक गए। दूसरा सेंगयान है, सही? शाओयान ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था। बिल्कुल। अब तुम समझ गए होगे कि मैं तुम्हें क्यों ढूंढने आया हूँ, जू लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। फैनशैंग पवेलियन में होली फ्लेम की थोड़ी बहुत ऑरा ज़रूर है और पवेलियन मास्टर के पास भी होली फ्लेम की पावर होने की अफवाह है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि सेंगयान इस वक्त फैनशैंग पवेलियन में नहीं है। तो आप मुझे होली फ्लेम ढूंढने के लिए या सेंगयान को बचाने के लिए कह रहे हो? शाओयान ने पूछा। होली फ्लेम रखने वाले के लिए तुम्हारी सेंस ऑफ स्मेल वाकई तेज़ है, एल्डर जू ने हैरानी से कहा। ये सब मैंने आपसे ही सीखा है, शाओयान मुस्कुराया। जब मैंने तुम्हें डेजर्ट माउंटेन रेंज भेजा था, मेरा सिर्फ मकसद तुम्हें एलियन रेस की पावर दिखाना था। मुझे नहीं लगा तुम होली फ्लेम को कॉन्कर कर लोगे। वो होली फ्लेम असल में पवेलियन मास्टर के लिए तैयार की गई थी, जू लाओ ने थोड़ा हेल्पलेस होकर कहा। हाँ, शाओयान को तुरंत एक बुरा एहसास हुआ। अब जब होली फ्लेम तुमने ले ली है तो कंपनसेशन के तौर पर इस बार के प्लान के लिए हमें तुम्हारी होली फ्लेम चाहिए। प्लान? शाओयान हैरान हुआ। तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इस प्लान में शामिल लोग इतने पावरफुल थे कि शाओयान वहां जाकर सिर्फ बोझ ही बनता। ऊपर से शाओयान बर्निंग इंसेंस पवेलियन का एक बहुत प्रॉमिसिंग सीडलिंग था और जू लाओ उसे कभी इतना डेंजरस काम करने नहीं देते। जब मैं श्वैनलिंग इंपीरियल पॉन्ड के फर्स्ट फ्लोर अंडरग्राउंड पैलेस में गया था, मुझे वही ऑरा महसूस हुई जो फैनशैंग पवेलियन में महसूस होती है। और मुझे 80% यकीन है कि 7th फ्लोर अंडरग्राउंड पैलेस में ज़रूर होली फ्लेम है, शाओयान ने कॉन्फिडेंटली कहा। तुम वाकई स्मार्ट हो, जू लाओ हंसा। लेकिन अगर आपको मेरी होली फ्लेम चाहिए तो मैं क्या करूं? शाओयान ने सीधा पूछा। बहुत सिंपल, तुम बस होली फ्लेम के सोर्स का एक छोटा सा हिस्सा मुझे दे दो। हम होली फ्लेम की पावर के थ्रू उसे ढूंढ लेंगे, एल्डर जू ने गंभीर होकर कहा। एल्डर जू, अंडरग्राउंड पैलेस के हिडन डेंजर्स आप जो सोच रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। मुझे पता है, लेकिन ये आखिरी मौका है और हमारे पास कंप्लीट प्लान है। इस बार सिर्फ जीत सकते हैं, हार नहीं। जू लाओ को पता था कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन अगर देर हुई तो यानची की जान खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, शाओयान ने धीरे से सर हिला दिया। बाहर निकलो। अगले ही पल शाओयान ने अपनी पूरी ऑरा चला दी। उसके अंदर से फायरी रेड होली फ्लेम क्रिस्टल और अर्दी येलो होली फ्लेम एक साथ निकल आए। ची ची ची, शाओयान के माथे पर पसीना आ गया। होली फ्लेम का सोर्स अलग करना बहुत मुश्किल काम था। बस, जू लाओ ने जेड बॉटल में होली फ्लेम का सोर्स देखकर तुरंत रोका। हुह, शाओयान ने होली फ्लेम वापस ले ली और गहरी सांस ली। इस बार रूइंस में डेंजर और अपॉर्चुनिटी दोनों हैं, तुम्हें इसे पकड़ना होगा। और बर्निंग इंसेंस पवेलियन को काफ़ी टाइम हो गया है किसी सुपर सेक्ट के शिखर तक पहुंचे, जू लाओ ने बॉटल संभालते हुए कहा। चिंता मत कीजिए एल्डर जू, इस बार मैं पूरे ख्वैन सांतियान को फैनशैंग पवेलियन के हॉल ऑफ पीपल का नाम याद करा दूंगा। शाओयान मुस्कुराया। ठीक है, जाओ। वैसे ये मंग ने लेंग फाओ याओ को साथ लाया था जब उसने तुमसे रूइंस खोलने को कहा था। शिष्य विदा लेता है, शाओयान ने कहा और कमरे से निकल गया। ये सोचकर यकीन नहीं होता कि पवेलियन मास्टर की होली फ्लेम असल में उस आदमी की है। शाओयान ने बाहर निकलकर धीरे से कहा। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि यानची था, जिसने फैनशैंग पवेलियन मास्टर के साथ मिलकर सेक्ट बनाया था। छोड़ो, अभी इन बातों के बारे में सोचना बेकार है। मुझे कुछ मेडिसिनल पिल्स तैयार करनी चाहिए। रूइंस में बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे। शाओयान ने सर हिलाकर अपने रेसिडेंस की तरफ चल दिया और जैसे ही 5 जूजिन ने रूइंस एक्सप्लोर किए, वहां की खबरें फैल गईं, जिससे पूरा ख्वैन सांतियान हिल गया। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 770। सारी पार्टीज मूव कर रही हैं। जैसे ही रूइंस की खबर बाहर आई, पूरा श्वंतियन 3 सुकर सेक्ट्स उबल उठा। श्वंसंतियन इन माउंटेन, ये जगह पूरे दिन एक अदृश्य डार्क क्लाउड से घिरी रहती है। माहौल हमेशा उदास और ठंडा रहता है, इसी वजह से लोग इसे इनशान कहते हैं। इन माउंटेन के अंदर सोलोमन नाम का एक बहुत ही लो की सेक्ट मौजूद है। क्या हाल है? एक बुढ़े आदमी ने धीरे से पूछा। रिपोर्ट टू गेट मास्टर, बात क्लियर हो चुकी है। इस बार रूइंस के अंदर शायद फाइटिंग स्पिरिट मौजूद है। ये बात बोलने वाला आदमी काफी ग्लूमी था। उसका चेहरा काला सा लग रहा था और उसके पूरे शरीर से एक ठंडी ऑरा निकल रही थी। फाइटिंग स्पिरिट? ये बात सच है? सोलोमन सेक्ट मास्टर ये सुनते ही अपनी सीट से खड़ा हो गया। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब दूसरे लोग शायद ना समझें, लेकिन हाफ इमॉर्टल स्ट्रेंथ रखने वाला व्यक्ति अच्छी तरह जानता है।
अगर कोई फाइटिंग स्पिरिट को इंटीग्रेट कर ले तो हाफ इमॉर्टल स्ट्रेंथ से ही फाइटिंग इमॉर्टल पावर हाउस को मारना मुमकिन हो जाता है। यही है फाइटिंग स्पिरिट की भयानक ताकत। फाइटिंग इमॉर्टल के दो सबसे बड़े निशान होते हैं, डोमेन और फाइटिंग स्पिरिट। डोमेन का होना ही काफ़ी है किसी फाइटिंग इमॉर्टल को लगभग इनविंसिबल बनाने के लिए, और अगर उसके पास फाइटिंग स्पिरिट भी हो तो दुनिया तबाह कर सकता है। ये सच है, गन्नी ने शांत आवाज में कहा। गन्नी, ये तुम्हारे लिए है। याद रखना, इस बार रुइंस में सारे 8 स्टार डूडी पावर हाउसेस का एंट्री मना है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो तुम्हें फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल सही सलामत मेरे पास लाना होगा। उसके बाद तुम्हारा रिवॉर्ड पक्का है। सोलोमन सेक्ट मास्टर ने पागल सी मुस्कुराहट के साथ कहा। ये कहकर एक काली चीज धीरे से गन्नी के हाथ की तरफ उड़ी। डिसाइपल ऑर्डर लेता है। गन्नी ने काली चीज पकड़ ली और उसकी आंखों में पागलपन भरी चमक आ गई। इस चीज के साथ शायद लेट स्टेज 7 स्टार डूडी के सामने भी वो इनविंसिबल हो सकता है। गन्नी के जाते ही सोलोमन सेक्ट मास्टर ने अजीब तरह से हंसना शुरू कर दिया। सोल क्लैन, श्वनलिंग रॉयल फैमिली, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी सीक्रेट एक्टिविटीज किसी को पता नहीं? कोई बात नहीं, जैसे ही मुझे ये फाइटिंग स्पिरिट मिल जाएगी मेरी स्ट्रेंथ स्काई रॉकेट करेगी। तब 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल क्या चीज़ है? गन्नी, तुम पिछले 100 सालों में सोलोमन सेक्ट के सबसे बेस्ट डिसाइपल हो। तुम्हारी स्ट्रेंथ ऑलरेडी अर्ली स्टेज 7 स्टार डूडी तक पहुंच चुकी है। मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इन माउंटेन फिर से अंधेरे और ठंड में डूब गया। चोंगशान, जहां पहाड़ बहुत ऊंचे और खतरनाक हैं, ईजी टू डिफेंड एंड डिफिकल्ट टू अटैक, यही एंशिएंट डेजर्ट टेम्पल का लोकेशन है। पैलेस मास्टर, इस बार रूइंस के अंदर आखिर क्या है? उस दिन जब आप रूइंस से लौट कर आए आप रिट्रीट भी नहीं कर पाए और क्लियरली इंजर्ड थे। एक युवा आदमी ने हुआंगली के पास खड़े होकर पूछा। इस बार के रूइंस, उनके अंदर की चीजें हमारी कल्पना से भी परे हैं। हुआंगली को अभी भी याद करके डर लग रहा था। उस दिन 5 लोग रूइंस में गए थे और सब अलग हो गए। हुआंगली जैसे ही रूइंस में घुसा वो तुरंत एक क्रिस्टल पैलेस में फंस गया। क्रिस्टल पैलेस बहुत ही शानदार था, सारी लिविंग फैसिलिटीज मौजूद थीं, जैसे कोई वहां रहता हो। लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हुआंगली उस क्रिस्टल पैलेस से बाहर नहीं निकल पाया। फेंग होंग, इस बार दूचुन को अपने साथ ले जाना। ये रूइंस तुम दोनों के लिए लास्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होंगे। आने वाली सेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा। मुझे उम्मीद है तुम दोनों को यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा, हुआंगली ने कहा। फेंग होंग का शरीर मस्कुलर और भारी था, देखते ही पता चलता था कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी भयानक है। दोचुन, इस लड़के की बॉडी आर्ट कल्टीवेशन शायद मुझसे भी बेहतर है। फेंग होंग हंस पड़ा। फेंग होंग खुद को बॉडी आर्ट में अच्छा मानता था, लेकिन दूचुन को देखकर उसे पता चला कि असली जीनियस क्या होता है। जाकर तैयारी करो, तुम्हारी अर्ली स्टेज 7 स्टार डूडी स्ट्रेंथ के साथ ये रूइंस बहुत एक्साइटिंग होंगे, हुआंगली ने कहा। फेंग होंग ने सिर हिलाया और चला गया। उस क्रिस्टल पैलेस के अंदर आखिर क्या है? मुझे क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है? रूइंस के बिल्कुल पास पॉइजन सेक्ट का बेस कैंप वाइल्ड लैंड में। सिस्टर, सेक्ट मास्टर इतनी देर से वापस क्यों नहीं आई? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? लिंजू एक औरत की गोद में लेटकर पूछ रही थी। लिंजू अब और भी सुंदर, स्लिम और ग्रेसफुल लग रही थी। जुअर, चिंता मत करो, सेक्ट मास्टर पावरफुल और केयरफुल हैं, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ अब 6 स्टार डूई एम्पायर कंप्लीशन तक पहुंच गई है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। मैंने सोचा था कम से कम 1 साल लगेगा तुम्हें 6 स्टार डूई एम्पायर बनने में, लेकिन औरत ने कहा, शायद 9 yen मॉन इंसेक्ट्स की वजह से, तुमने सोचकर कहा। इस बार रूइंस के खुलने के बाद पूरा श्वंत्यन 3 फिर से एक भयानक तूफान देखेगा, औरत ने थोड़ा अफसोस भरे टोन में कहा। सिस्टर, चिंता मत करो, आपकी इंजरी ठीक हो जाएगी। इस बार मैं बेस्ट चीज़ लेकर आऊंगी, फिर आपकी सारी हिडन इलनेसेस भी ठीक हो जाएंगी, लिंजू खुशी से बोली। तुमने जो चीज़ पहले लाई थी उसका मुझ पर बहुत असर हुआ है, मैं काफ़ी बेटर महसूस कर रही हूँ, औरत ने खड़े होकर कहा। फिर दोनों बातें करते हुए हंसने लगी। श्वनलिंग रॉयल फैमिली, माय किंग, आपको क्या हो गया? पैलेस में सिर्फ किंग श्वनलिंग और विंजी मौजूद थे। विंजी हैरान था। किंग श्वनलिंग रूइंस चेक करने गए थे, लेकिन वापस आकर बहुत कमज़ोर लग रहे थे। भाग जाओ, वो बुढ़ा हरामी जिकी वानसेन, उसने मुझे शील्ड की तरह यूज़ किया। अगर मैंने होली फ्लेम की एक झलक एब्जॉर्ब लाई की होती तो शायद मैं जिंदा वापस ना आता। किंग श्वनलिंग गुस्से से गरजा। माय किंग, शांत हो जाइए, विंजी ने कहा। वनजियानमन, मैं ये बात याद रखूंगा, अगर मौका मिला तो मैं तुम्हारा पूरा सेक्ट तबाह कर दूंगा, किंग श्वनलिंग ने गुस्से से कहा। ऑर्डर पास करो, की हाओराड और की हाओ क्विंग को तुरंत बुलाओ। यस, विंजी समझ गया कि ये दोनों भाई रूइंस के लिए बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भाई श्वनलिंग रॉयल फैमिली के सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स हैं।